औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, रोज़नामा न्यूज़ शरर और ओके न्यूज़ टीवी के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान राना सईद इकबाल। हम सरगोदा के मसाइल, सरगोदा की सियासत, मुल्की सियासत और मुख्तलिफ इशूज़ पर अपना प्रोग्राम पेश कर रहे हैं। अगर आपकी गली मोहल्ला में सीवरेज, पीने के साफ पानी, तालीम या सेहत, सड़कों, सूई गैस या बिजली वगैरह के हवाले से कोई भी मसाइल है या कोई सरकारी ऑफिसर या महकमा आपके जायज़ काम की राह में रुकावट है तो आप मेरा व्हाट्सएप नंबर 0321600749 नोट फरमा लें और किसी भी शिकायत की सूरत में हमें वीडियोस और अपना मौक़िफ़ अरसाल करें। मैं अपना प्रोग्राम शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश करूंगा कि आप यूट्यूब में ओके न्यूज़ टीवी को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और नवाए शरर SGD के पेज को फॉलो करें। आज हम आपको जद्दोजहद आज़ादी की एक कहानी सुनाने जा रहे हैं। ये 21 फरवरी सन 1849 की बात है। सिखों और अंग्रेज़ों के दरमियान गुजरात के मकाम पर एक खौफनाक खूनी मार्का हुआ और इस जंग में सिख अंग्रेज़ों के हाथों शिकस्त खा गए। ये पहली बार हुआ था कि सिखों को किसी गैर मुल्की फौज के सामने शिकस्त का सामना करना पड़ा और ये बात भी एक तारीखी हकीकत है कि 1000 साल तारीख में महाराजा रणजीत सिंह पंजाब के वाहिद हुक्मरान थे जिन्होंने गैर मुल्की हमलावरों बिलखसूस पश्तूनों का रास्ता रोका और उनकी जिंदगी में पश्तूनों या अंग्रेज समेत किसी भी ताकत को पंजाब की सरहद पर कदम रखने की जरूरत नहीं हुई थी। महाराजा रणजीत सिंह 27 जून 1839 को इंतकाल कर गए थे, जिसके बाद उसके बेटों के दरमियान इक़्तिदार की जंग चलती रही और पंजाब में अंग्रेजों के कब्जा के वक्त महारानी जिंदा कौर का 7 साल बेटा दलीप सिंह हुक्मरान था। अंग्रेज पंजाब पर कब्जे के बाद दलीप सिंह को अपने साथ लंदन ले गए और उसे वहां ले जाकर मुबैना तौर पर ईसाई बना दिया। नाज़रीन, कहा जाता है कि दलीप सिंह अपनी जिंदगी में एक बार पंजाब वापस आया और अपनी वालदा माई जिंदा कौर को साथ लंदन ले गया और वहां ही माई जिंदा कौर का इंतकाल हो गया था। सिखों की शिकस्त के बाद पंजाब पर अंग्रेजों का कब्जा मजबूत हो गया और 22 फरवरी सन 1849 को ईस्ट इंडिया कंपनी ने बाकायदा तौर पर पंजाब को अपनी सल्तनत में शामिल कर लिया। इस कब्जे के बाद पंजाब पर अंग्रेजों का तसल्लुत मजबूत से मजबूत तर होता चला गया और उन्होंने किसी भी बगावत को सख्ती से कुचल दिया। पंजाब में कई मुसलमान खानदानों ने अंग्रेजों का साथ दिया, जिसमें कॉर्नर स्टेट के नवाब सर खिज़र हयात टवाना भी थे। अंग्रेजों ने मुत्तहिदा पंजाब का वज़ीर आला नामजद किया था और क़याम पाकिस्तान के वक्त वो पंजाब के वज़ीर आला और अंग्रेजों के जबरदस्त हामी थे। जी नाज़रीन, हम आपको ये भी बताएं कि सरगोदा शहर जहां आज कंपनी बाग है, 1946 में जब मुस्लिम लीग और यूनिस्ट पार्टी के दरमियान एक ज़बरदस्त इंतखाबी मार्का हो रहा था और ज़िला शाहपुर में चूँकि पंजाब के जो वज़ीर आला थे वो उनका यह आबाई ज़िला है और कालरा स्टेट के वो मालिक हैं, तो उस वक़्त यहाँ पे यूनिस्टों का बहुत बड़ा जोर था। यहाँ पे 4 नशिस्तें थी जिनमें सिर्फ एक नशिस्त जो थी वो मुस्लिम लीग ने जीती, जो इनामुल हक प्राचा और इसानुल हक प्राचा साहब के वालिद फजल हक प्राचा साहब थे, उन्होंने वो नशिस्त जीती और उन्होंने जो राजा फैमिली के एक रहनुमा थे, यूनिस्ट पार्टी के वो लीडर थे अला बख्श राजा, उसे शिकस्त दी और प्राचा खानदान जो था वो मुस्लिम लीग की सीट लेने में कामयाब रहा। दूसरी नशिस्त सर खिज़र हयात टवाना ने खुद जीती, वो यूनिस्ट पार्टी के लीडर थे और उनका पंजाब में बहुत ज़्यादा जोर था और इस ज़िला में उनके अलावा कोई कुव्वत नहीं थी। बाकी 2 नशिस्तें भी मुस्लिम लीग जो थी वो हार गई थी। और इसी तरह जो था, ये जो मैं आपको बता रहा हूँ कि कंपनी बाग में 1946 में जब इलेक्शन की कैंपेन चल रही थी और कायद मोहम्मद अली जिन्ना पूरे पाकिस्तान हिंदुस्तान का दौरा कर रहे थे और वो उन्होंने सरगोदा भी तशरीफ लाना था, तो उनकी आमद के सिलसिला में कंपनी बाग में जहाँ पे आज 12 दरी का मकाम है, जहाँ पे 12 दरी बनी हुई है, आप देख सकते हैं कि 12 दरी बनी हुई है, बड़ी खूबसूरत मार्बल की 12 दरी बनी हुई है। तो वहाँ पे स्टेज लगाया गया, कायद मोहम्मद अली जिन्ना ने वहाँ आके खिताब करना था। लेकिन जो भी हालात थे, जो भी मामलात थे, चाहे वो सिक्योरिटी मामलात थे, चाहे वो चूँकि यहाँ से वज़ीर आला खिज़र हयात टवाना थे या कायदा रहमतुल्लाह अलैह की कहा जाता है कि सेहत
अच्छी नहीं थी। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब यहाँ तशरीफ नहीं लाए और उन्होंने नवाब इफ्तिखार बगदौड़ को यहाँ भिजवाया और उन्होंने यहाँ जलसा से खिताब किया। तो उस जलसा की यादगार के तौर पे यहाँ पे ये जो था अपना बारादरी तामीर की गई और ये तारीखी मकाम है इस हवाले से कि ये हमें सरगोदा ज़िला के उस मुसलमानों की जदोजहद की याद दिलाता है कि जब यहाँ पे यूनिस्टों का जोर था और मुस्लिम लीग के जो उम्मीदवार थे वो यूनिस्ट पार्टी के खिलाफ लड़ रहे थे, पूरा जोशो खरोश था और यहाँ की जो पब्लिक थी वो कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह की हमायती थी, साथी थी और उन्होंने कंपनी बाग में अपना कैंप लगाया और यहाँ पे कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का इंतज़ार किया। और नाज़रीन, हम आपको ये बताएं कि कंपनी बाग की जो बिल्डिंग है, ये जो इमारत है, ये जो कंपनी बाग के आता है, ये अंग्रेज़ों के दौर में बनाया गया था और बिल्कुल जो जहाँ पे नेशनल बैंक है और उसके साथ जो अंदर गेट जाता है, पहला जो बिल्डिंग है जिसे नक्शा ब्रांच का आजकल दर्जा हासिल है और वहाँ पे एक अखबार नवीसों की तंजीम यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट का भी दफ्तर कायम है। ये पहली बिल्डिंग थी और यहीं पे जो कंपनी बाग के दफातर वगैरह थे। जो उसके बाद इसी जगह को सिटी क्लब का भी दर्जा मिला। यहाँ पे ज़िला के नवाबीन और बड़े बड़े उमरा यहाँ तशरीफ लाते थे, खेलते थे, मुख्तलिफ गेम्स यहाँ पे होती थी। और उसके बाद जो था ये आपने देखा कि आप जिन्ना हॉल की मेन गेट पे तख्ती जाके देखें, वहाँ पे लिखा है कि 14 अगस्त सन 1949 ये क्या में पाकिस्तान के बाद जिन्ना हॉल की जो तामीर थी मुकम्मल हुई और उस वक्त के डिप्टी कमिश्नर नियाज अहमद साहब ने इसका इफ्तिताह किया। दस्ते मुबारक से अपना इसका संगे बुनियाद रखा, संगे बुनियाद की तख्ती लगी हुई है। तो नाजरीन, ये कंपनी बाग की ये एक तारीखी हैसियत है और ये मुझे वाक़यात हमारे बहुत सीनियर मुस्लिम लीगी रहनुमा नसीर अहमद चीमा साहब उन्होंने मुझे सुनाए और बताए और मैंने इन्हें बहुत पहले अपने फेसबुक पेज पे भी लिखा। तो नाजरीन, इसी तरह इस कंपनी बाग में मोहतरमा फातिमा जिन्ना, इसी तरह यहाँ पे जुल्फ़िकार भुट्टो, इसी तरह यहाँ पे नवाज शरीफ, इस तरह यहाँ बेनज़ीर भुट्टो, यहाँ पे और बहुत बड़े बड़े लीडर तशरीफ लाए। खैर हमारे मरीम नवाज साहब भी तशरीफ लाई तो लेकिन इमरान खान साहब ने अपनी जलसा हॉकी स्टेडियम में किया। तो ये जो कंपनी बाग है इसकी एक तारीखी हैसियत है, लेकिन जब हम आज इसके हालात देखते हैं, इसको खंडर बना दिया गया है, इसकी जो जिन्ना हॉल की इमारत है वो गिर रही है और वो बिल्कुल एक खंडरात का मंजर पेश कर रही है और सड़कें टूट फूट चुकी हैं। जो पार्क जो आइलैंड था वो उजाड़ दिया गया है। कंपनी बाग एक आसेब ज़दा पार्क बना हुआ है और यहाँ पे कोई तफरीह का सामान नहीं है। वैसे तो सरगोदा शहर किसी भी तफरीह से महरूम है और हमने पहले भी इस पर कई बार बात की है, लेकिन हमारी हुकूमत और इंतजामिया ने कभी सिर्फ तवज्जो नहीं दी। मैं समझता हूँ कि इस रेफरेंस से कि ये जगह हमारे सरगोदा ज़िला सरगोदा के जो मुस्लिम लीगी थे उस ज़माने के जदोजहद आज़ादी कर रहे थे कि हमें पाकिस्तान के लिए, उनकी यादगार के तौर पर इसको बिल्कुल खूबसूरत और बेहतरीन बनाना चाहिए और जहाँ पे बारादरी है इसकी तहकीक करके यहाँ पे तख्ती भी नस्ब करनी चाहिए ताकि नई नस्ल को पता चले कि ये कंपनी बाग हमें किन मुजाहिदों की याद दिलाता है। और इस तरह जो एक जहाज़ वहाँ पे लगा हुआ है जिसने 1965 की जंग में दुश्मन के खिलाफ जंग लड़ी और ये एक फाइटर त्यारा था। और नाज़रीन, इन्हीं बातों के साथ इंशाल्लाह हम कल फिर तहरीक आज़ादी के हवाले से गुफ्तगू करेंगे और कोशिश करेंगे कि हम अपने नाज़रीन को कुछ मालूमात फराहम करें। नाज़रीन, पाकिस्तान मुस्लिम लीग ज़िला सरगोदा में जोड़ तोड़ और ग्रुपबंदी की सियासत अपने अरूज पर है और आपके सामने हमने तमाम सूरत रख दी है कि इस वक्त ज़िला सरगोदा के मुस्लिम लीग के सदर चौधरी गुलजार ढल्लू डॉक्टर लियाकत अली खान के साथ उन्होंने इत्तेहाद कायम किया है और उनके साथ मलिक असलम नवीस साहब, अहमद शेर नगियाना साहब, रिजवान गिल साहब, डॉक्टर लियाकत अली खान साहब और वो ख़ुद शामिल हैं और बहुत सारे जो लीडर हैं, बहुत सारे यूनियन काउंसिलों की जो चेयरमैन हजरात हैं या मुस्लिम लीगी जो लीडरशिप है गली महल्ले में, वो सारी की सारी चौधरी गुलजार ढल्लू के साथ है। और हामिद हमीद साहब ज़ाहिर है बहुत मजहबी सियासतदान है, वो हालात को भांप रहे हैं, वो ख़ुद को तनहा महसूस कर रहे हैं। तो उन्होंने फौरी तौर पे गुज़श्ता रोज़
वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मियां शहबाज शरीफ साहब से वज़ीर-ए-आज़म हाउस में मुलाकात की और उन्हें ज़िला सरगोदा की सियासी सूरत हाल, अपने तहफ़्फ़ुज़ात और मुस्लिम लीग में होने वाली तोड़ फोड़ के हवाला से अपना नुक्ता नज़र बताया और ये भी बताया कि डॉक्टर लियाक़त अली ख़ान और चौधरी अब्दुल ढिल्लों क्या कर रहे हैं और यहाँ पे मुस्लिम लीग को क्या ख़तरात होंगे उनके नुक्ता नज़र से। तो मैं समझता हूँ कि ये मुलाकात बड़ी अहम थी और उन्होंने आइंदा टिकटों के हवाले से भी वज़ीर-ए-आज़म साहब को, जो मुस्लिम लीग के सदर भी हैं, उन्हें कुछ नाम भी पेश किए, तजावीज़ भी दी और ये भी बताया कि मुस्लिम लीग को मजबूत करने के लिए हमें कुछ स्टेप लेने होंगे। तो वज़ीर-ए-आज़म साहब ने उनको, ज़ाहिर है वो एक पार्टी चलाते हैं और मजे हुए सियासतदान हैं, तो उन्होंने उनको तसल्ली दी है कि इंशाल्लाह फैसले मेरिट पर होंगे। तो नाज़रीन, ये रस्मी बात नहीं है, हमारे ज़राए बता रहे हैं कि इसी तरह की दरमियानी सी बातें हुई हैं, जो कि बातें शेयर हुई हैं कि वहाँ पे कोई ऐसी बात नहीं हुई। लेकिन हामिद हमीद साहब उस मुलाकात में आप उनकी बॉडी लैंग्वेज देखें, उनका चेहरा देखें, तो आपको नज़र आएगा कि वो मुतमईन और खुश नहीं है, वो चेहरे से खासे परेशान नज़र आ रहे हैं। तो नाज़रीन, ये सिलसिला इस तरह चलता रहेगा, लेकिन हम आपको बताएं कि सफदर हुसैन साही साहब जो मुस्लिम लीग तो ज्वाइन कर चुकी हैं, लेकिन वो भी बहुत ज़्यादा परेशान है कि मैं क्या कर रहा हूँ, किस पार्टी में गया हूँ, मुझे लोग कबूल नहीं कर रहे हैं। ये होता है जब भी किसी पार्टी में कोई बड़ा लीडर आता है, तो मकामी लोग जो है वो परेशान होते हैं, वो अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते हैं, उन्हें अपनी सीटें छीन जाने का ख़तरा होता है। लेकिन मेरा नुक्ता नज़र कुछ और है। मैंने अपने पहले प्रोग्राम में कहा था कि जो बातें हम कर रहे हैं वो हरफ़ आखिर नहीं है और ख़ास तौर पे सफदर हुसैन साही साहब के हवाले से मेरी अपनी राय है, मैं आज भी उसी राय पे कायम हूँ कि तमाम बातें कबल वक्त है और साही साहब इलेक्शन के वक़्त क्या फ़ैसला करेंगे, क्या स्टेप लेंगे, वो किस पार्टी से इलेक्शन लड़ेंगे, या वो आज़ाद इलेक्शन लड़ेंगे, या वो मुस्लिम लीग का टिकट लेंगे। मैं समझता हूँ कि मेरी ज़ाती राय है, मेरा तजिया है, मुझे हालात बता रहे हैं कि शायद साही साहब मुस्लिम लीग का टिकट ही ना लें और उन्होंने अपना जो सियासी वज़न था वो बना लिया है। वो पीपल्स पार्टी भी उनके लिए टिकट लेके खड़ी हुई है और अगर वो चाहेंगे तो शायद तहरीक इंसाफ के लिए भी उनके दरवाजे खुल जाए और नून लीग भी शायद उनको अकोमोडेट करे। लेकिन मैं समझता हूँ कि साही साहब बड़ा सोच के फैसला करेंगे और वो जब भी फैसला करेंगे उनके फैसले के यकीनन असरात होंगे और मुस्लिम लीग जो है बहरहाल एक बड़े हादसे का शिकार हो चुकी है। और मैं बताऊं कि मुस्लिम लीग के अंदर इंतशार फैला हुआ है और यहाँ के जो लीडर हैं वो काफ़ी मायूस और इनके कारकुन भी बदले हुए हैं। अब हुकूमत भी उनकी है और इलेक्शन भी आइंदा होने जा रहा है। अब मुस्लिम लीग कितना डिलीवर करती है, कितना नहीं करती। मुस्लिम लीग में टिकटों की लड़ाई अपने अरूज पे है। डॉक्टर लियाक़त अली ख़ान ने भी सरबंदी कर ली है और वो पहले दिन से MNA के उम्मीदवार हैं और मेरा ख्याल है शायद वो कंप्रोमाइज़ ना करें और हर सूरत MNA का जो टिकट है वो लेंगे। और क्योंकि पिछली मरतबा चौधरी अब्दुल ढिल्लों साहब ने हामिद हमीद साहब के लिए कुर्बानी दी थी, तो इस साल वो उनसे कुर्बानी मांगेंगे। वो कहेंगे कि जनाब अब मेरा हक बनता है और मुस्लिम लीग की क़यादत को भी इस बात का पता है कि ज़िला सरगोदा में क्या हुआ है और रज़ा ढिल्लों साहब ने टिकट छोड़ के हामिद हमीद साहब को दिलवाया था। तो अब मुमकिन है कि रज़ा ढिल्लों साहब की बात मान ली जाए, लेकिन मैं नहीं समझता, शायद कोई दरमियानी रास्ता निकल आए। तो अभी काफ़ी वक्त पड़ा हुआ है, किसी भी बात को हम हतमी नहीं समझते। लेकिन मैं एक बात समझता हूँ कि मुस्लिम लीग के जो संजीदा लोग हैं, जो बुर्दबार लोग हैं, जो मुहब्बे मुस्लिम लीग है, वो बहुत परेशान है। मसलन चौधरी जो यासीन डोगर साहब हैं और इस तरह के हमारे जो मुस्लिम लीगी रहनुमा हैं, वो खासे रंजीदा और परेशान है। और मैंने देखा है कि वो सोशल मीडिया पे मुस्लिम लीग की हमायत में बहुत कुछ लिखते हैं, काफ़ी लोग एक्टिव होते हैं, लिखते हैं। तो यासीन डोगर साहब जैसे लोग बड़े संजीदा हैं और वो ये सोचते हैं कि इस किस्म के वाक़यात ना हो। और अब्दुल्ला ढिल्लों और हामिद हमीद और डॉक्टर लियाक़त के दरमियान सुलह के लिए भी बातें हो रही हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि बहुत ज़्यादा कदम आगे बढ़ चुके हैं, बहुत ज़्यादा हालात ख़राब हैं। डॉक्टर लियाक़त अली ख़ान साहब शायद वापसी का रास्ता ना लें और वो हर सूरत अपना इलेक्शन लड़े। उन्होंने पहले दिन से ही MNA के कैंडिडेट के तौर पे सामने आए और शहर में गली गली महल्ले महल्ले उनकी यही बातें हो रही हैं कि डॉक्टर लियाक़त अली ख़ान साहब उम्मीदवार होंगे MNA की। अब देखना यह है कि वो उम्मीदवार होंगे, उनकी साबका कारकर्दगी भी सबके सामने है। जो खास तौर पर जब वो तहसील आज़म थे, उन्होंने अच्छी कारकर्दगी दिखाई और उनके दौर में यहाँ पे 8-9 अरब रुपए की जो थी
एक पैकेज आया जब वज़ीर आला परवेज़ इलाही थे, उन्होंने एक इलेक्शन लड़ा। तो बात ये कि इस तरह का एक काम है कि मुस्लिम लीग जो है इंतशार का शिकार है और मुस्लिम लीग कारकुन भी परेशान है। और इंशाअल्लाह हम आपको तहरीक इंसाफ में होने वाली जो तब्दीलियाँ हैं, जो ग्रुपबंदी है, उसके हवाले से भी, जमात इस्लामी के हवाले से भी, पीपल्स पार्टी के हवाले से भी, और मुस्लिम लीग काफ चूँकि अब मजबूत पार्टी बनने जा रही है, वज़ीर आला परवेज़ इलाही साहब हैं, वो अपने दोस्तों को अकोमोडेट करते हैं, साथ लेके चलते हैं और वो अपना हिस्सा आइंदा मांगेंगे। वो PTI से अपना हिस्सा मांगेंगे, अगर उन्होंने अलाइंस करके इलेक्शन लड़ा तो वो यकीनन अपनी सीटें ज़्यादा मांगेंगे और ज़िला सरगोदा से भी लेंगे। तो कई नाम आएंगे, जिस तरफ से आएंगे वो उम्मीदवार हो सकते हैं। इन बातों का फैसला वक्त आने पर ही होगा। उसको जमात इस्लामी पूरे पाकिस्तान में धरने दे रही है महंगाई के ख़िलाफ़, बिजली के बिलों के ख़िलाफ़। तो ज़ाहिर है जमात इस्लामी एक सियासी पार्टी है और वो इलेक्शन के वक्त बड़ी ज़बरदस्त कैंपेन चलाती है और उसकी बड़ी मुनज़्ज़म कैंपेन होती है और लोगों को इकट्ठा भी कर लेती है। लेकिन हमने देखा है कि गुज़श्ता कई सालों से जमात इस्लामी का जो बयानिया है वो कमज़ोर हुआ है और जमात इस्लामी की आवाज़ पर आम लोग नहीं निकल रहे। और जमात इस्लामी को नाकामी की वजह मैं समझता हूँ, नाकामी की वजह ये है कि जमात इस्लामी ने एक तो कभी रेगुलर इलेक्शन नहीं लड़ा, कभी किसी पार्टी के साथ इत्तेहाद किया, तो कभी इलेक्शन का बाइकाट किया और कभी लड़ लिया। जब इलेक्शन लड़ लिया तो उसका जो कारकुन है वो सोचता है यार, कभी वो सोचता है यार पीपल्स पार्टी ना जीत जाए, कभी वो सोचता है यार तहरीक इंसाफ ना जीत जाए, कभी वो सोचता है नून लीग ना जीत जाए। तो वो खौफ में मुब्तला हो गया है। तो जमात इस्लामी के साथ ये ट्रेंडी है, ये कलमिया है कि उसका कारकुन भी यकसू नहीं रहा। उसकी वजह यह है कि जब तक कोई पार्टी या कोई लीडर, चाहे वो मकामी लीडर हो, वो बाकायदगी के साथ अपना डेरा जमा के ना बैठे, अपना इलेक्शन हर मरतबा ना लड़े, वो जीते या हारे इलेक्शन को लड़ना होता है, तो उस वक्त तक वो पार्टी या वो शख्सियत कामयाब नहीं होती। तो यही वजह है कि जमात इस्लामी हर इलेक्शन में नए चेहरे देती है और नए उम्मीदवार देती है, नए नाम देती है। तो मैं समझता हूँ कि जमात इस्लामी की नाकामी की बहुत सारी वजूहात हैं। इसमें एक वजह ये भी है और अवामी राब्ता मुहिम 4 साल उनका नहीं होता और आखिरी 3-4 महीने में जब इलेक्शन होता है तो मैं समझता हूँ कि ये एक उनकी नाकाम पॉलिसी है कि वो उनको चाहिए कि वो अपनी कैंपेन को, अपनी पार्टी को सियासी बुनियादों पर इस्तेमाल करें और ऐसी शख्सियात को सामने करें जो इलेक्शन लड़ सकती हैं। अभी भी उन्होंने जो शख्सियात दी हैं, मैं समझता हूँ उनमें से कोई भी एक्टिव नहीं है। जो 3-4 नाम शहर से हैं या बाकी ज़िला से हैं, एक्टिव लोग नहीं है, ना ही वो नज़र आते हैं इस तरह शहर में, ना ही मुकामी मसाइल पे कोई बात करता है। हमने देखा है कि ये ट्रेंड सरगोदा में बहुत कम है, चाहे मुस्लिम लीग की क़यादत है, पीपल्स पार्टी की है, जमात इस्लामी की है या नून लीग की है, जो पार्टियाँ भी है, तहरीक इंसाफ है, जो इश्यूज़ हमारे लोकल होते हैं उनके ऊपर बात ही नहीं करते। मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ा जुल्म है, बहुत बड़ा अलमिया है। शहर के मसाइल हैं, पानी के मसाइल हैं, सीवरेज के हैं, बिजली के हैं, गैस के हैं। अब देखिए गैस 16-16, 18-18 घंटे बंद होती है। बिजली अब जब से ये अगस्त शुरू हुआ है मुसलसल रेगुलर बंद हो रही है और ज़्यादा लोड शेडिंग हो रही है। लेकिन हमारे लोग कौमी सियासत कर रहे हैं, कोई जरदारी का नाम लेता है, कोई नवाज शरीफ का, कुछ अजीब लीडरशिप है यहाँ पे और मुकामी मसाइल पे बात नहीं करते। मैं समझता हूँ कि सरगोदा की जो क़यादत है, जो अरकान असम्बली हैं या मकामी तंजीमों के रहनुमा हैं, मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि मैं मादरस के साथ कहूँगा कि वो लोग शायद इस डेफिनेशन पे पूरे नहीं उतरते। वो उनका अवामी लीडरशिप से कोई ताल्लुक नहीं है। मैं नाअहल का लफ्ज़ कहना चाहता हूँ लेकिन नहीं कह रहा, माफ़ी चाहता हूँ कि मैं समझती इस म्यार भी पूरा नहीं उतरते। वो उनको चाहिए था कि वो लोगों की नुमाइंदगी करें, लोगों की बात करें, मसाइल की बात करें। यहाँ तालीमी मसाइल हैं, हेल्थ के मसाइल हैं, सीवरेज के मसाइल हैं, लोग बात नहीं करते। तो नाज़रीन, इन्हीं बातों के साथ मैं इजाज़त चाहूँगा और इंशाल्लाह हम फिर मुलाकात करेंगे और आइंदा प्रोग्राम में हम आपको नई सियासी बातों से, नई डेवलपमेंट से इंशाल्लाह आगाह करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।